उसमें हम कॉस्ट टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि हम नेक्स्ट सेशन जो होगा, जो हमारी क्लास होगी, उसमें कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग इस सेशन से पहले कॉस्ट के रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करें और उनको एडवांस में रीड करें ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो एक क्वेश्चन माइंड में रेज हो सकता है कि एक बिजनेस को या मैनेजर्स को कॉस्ट की इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है। जैसा कि हम लास्ट सेशन में बात भी कर रहे थे कि जो कॉस्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इसका इजी आंसर है कि जब भी मैनेजर्स ने कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन में भी बिजनेस के डिफरेंट, कह लीजिए कि यूनिट्स के लिए, फंक्शंस के लिए प्लानिंग का हो, या उनके बारे में ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को हो, या कंट्रोल करने का हो, या लीड करने का हो, तो उनके बारे में आपको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर आपने बिजनेस के लिए कोई स्ट्रैटेजी फार्मूलेट करनी है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं कि आप कहते हैं जी कि नेक्स्ट टाइम बिजनेस का जो है प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए 7% की बजाय 10%। तो अब 10% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अचीव करने के लिए कोई ना कोई तो आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। तो मे बी उसके अंदर है, एक तो सेल को इंक्रीज करना, सेकंड हो सकता है कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें। तो जब तक आपको अपनी कॉस्ट का आइडिया नहीं है कि मेरे बिजनेस की कॉस्ट है क्या है, कि जिन ऑपरेशंस में रहकर मैंने प्लान करना है, जिन ऑपरेशंस में रहकर मुझे चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है, या लीडिंग डायरेक्टिंग का कंट्रोल जो है वो हमने लेकर चलना है, या एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट के साथ जब कंपैरिजन करना है, यानी कि कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हमारे पास कॉस्ट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कॉस्ट है क्या है। तो कॉस्ट बेसिकली, अगर इसको हम बुकिश फॉर्म में, अगर या इसको डिक्शनरिटिक फॉर्म में इसको डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जो हम किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गिव अप कर देते हैं, फॉरगो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कह लीजिए कि 1000 रुपये थे। आपने उस 1000 को किसी एक पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, उसको अचीव करना चाहते हैं 1000 से। वो क्या हो सकता है, आपने कोई एसेट बाय कर लिया, चले कोई 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 गुड्स बाय कर ली, या आपने कह लीजिए कि उससे पानी की बॉटल्स परचेज कर ली, या कोई और कमोडिटी परचेज कर लिया, आपने कोई भी आइटम अज्यूम कर लें आप। तो आपने 1000 से जो आइटम परचेज की है, वो आपने क्या किया है, 1000, उसी 1000 से अगर पानी की बॉटल परचेज किया तो आप मूवी भी तो देख सकते थे, आप कोई और काम भी तो कर सकते थे। तो आपने क्या है कि कोई गिव अप कर दिया एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए। अब आगे चलकर देखेंगे, बिजनेस में जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे होते हैं, वो अनयूज्ड पोर्शन जो है वो एसेट्स का है, वो कहलाता है। यानी कि वो एसेट का पोर्शन, वो एसेट्स का हमारा कह लीजिए कि शेयर जो अभी तक यूज नहीं हुआ, जिससे को पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। आई एम रिपीटिंग प्लीज, एसेट्स का वो पोर्शन जो आप अभी तक कह लीजिए कि यूज नहीं कर पाए, जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया। दूसरा और क्या है कि कॉस्ट हम क्या कहते हैं कि जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में आपको बेयर करना पड़े, वो आउटले ऑफ मनी, वो पेमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को या सर्विस को एक्वायर करने के लिए आप बेयर करते हैं। और वो प्रोडक्ट, वो गुड्स या वो सर्विसेज अभी तक ऐसी हैं जो कि अभी आपने कंज्यूम नहीं की, जो कि अभी तक आपने यूज नहीं की। क्योंकि जैसे जैसे इस कॉस्ट में से पोर्शन आपका यूज होता जाएगा, वैसे वैसे वो आपका एक्सपेंस बनता जाएगा। आगे चलकर हम इसको डिटेल में जरा अंडरस्टैंड करेंगे, बेटा समझेंगे। अभी जस्ट कह लीजिए कि इसका थोड़ा सा टच देना था, ताकि एक आगे आगे जो हमारी क्लासिफिकेशंस आनी है उनके लिए थोड़ी बेस बन सके। अब हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, हमारी डिस्कशन में जो बात भी आई थी कि जो
कॉस्ट की डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं, वो क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या हो सकता है प्रोडक्ट कॉस्ट में, पीरियड कॉस्ट में और एक्सपेंसेस में। प्रोडक्ट कॉस्ट तो नेम से ही शो हो रहा है कि वो कॉस्ट होंगी जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में इनकर होती हैं। यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टिल द एंड ऑफ, कह लीजिए कि जब तक वो प्रोडक्ट आपकी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए, वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की और जब तक वो प्रोडक्शन आपकी एंड नहीं हो जाती, उस वक़्त तक जो है वो आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। दूसरी बात इसके साथ इम्पोर्टेंट ये होती है कि ये कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट रहती है अनलेस एंड अनटिल के ये प्रोडक्ट सेल ना हो जाए। और तीसरी बात इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर कि जैसे ही ये सेल होती है एक्सपेंस बन जाती हैं। इसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। ये अभी आपको स्टेटमेंट शायद समझ ना आई हो, तो इस स्टेटमेंट को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हमने यहाँ जो की है कि प्रोडक्ट कॉस्ट कौन-सी है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, उस वक़्त से लेकर जब तक प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, ये सारी आपकी क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब ज़रा सोचिए कोई भी यूनिट आपने प्रोड्यूस करना हो, तो उसमें क्या-क्या कॉस्ट आ सकती हैं? जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में एग्ज़ाम्पल शेयर की थी कि आपने एक मार्कर अगर प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें, माइंड में लेकर आ जाएँ, उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? सबसे पहले तो उसकी मटेरियल की कॉस्ट ज़हन में आती है, जो उसमें हमें नज़र आ रहा होता है। दूसरा, उस मटेरियल पे लोगों ने काम किया होता है, जो उसकी लेबर की कॉस्ट होती है। तो एक मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, दूसरी लेबर कॉस्ट हो सकती है और थर्ड हमारे पास उसमें जो फैक्ट्री के और एक्सपेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइटिंग का एक्सपेंस होता है, रिपेयर के एक्सपेंस होते हैं, मेंटेनेंस के एक्सपेंस होते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ एक्सपेंसेस आपके सामने रख दिए। इसके अलावा और बहुत से एक्सपेंस होंगे। आगे चलकर हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं। तो जो पहली बात यहाँ लिखी हुई है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेकर जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए, आपने एक यूनिट को कंप्लीट करने में जितनी तरह की कॉस्ट इनकर की हैं, उन तमाम को क्लब कर लें, तो वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। ये पहली बात उसने यहाँ की है। दूसरी बात उसने ये की है कि ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, उस वक़्त तक प्रोडक्ट के साथ अटैच रहती हैं कि जब तक यूनिट सेल ना हो जाए। इन्वेंटरी थी, रिकॉल कर लें। हमने 500 की कह लीजिए कि कोई आइटम बाय की है, बैलेंस शीट में इन्वेंटरी लिखी जाती है। इन्वेंटरी होती क्या है कि कोई भी आइटम जो हम बाय करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल। तो सपोज़ कर लें आपने मार्कर है, परचेज़ किया है या मैन्युफैक्चर किया है, तो आपकी इंटेंशन क्या थी? इसको सेल करना। तो जब तक ये मार्कर सेल नहीं होता, आप इसको इन्वेंटरी में अपने बिज़नेस में रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात क्लियर करता चलूँ, अगर आपका बिज़नेस इस मार्कर को सेल करने का था, तो आप इस मार्कर को अपने लिए इन्वेंटरी लिख लेंगे। यानी कि आपका बिज़नेस है स्टेशनरी आइटम्स का रिलेटेड है, कि आप स्टेशनरी सेल करते हैं, तो ये मार्कर स्टेशनरी में आ जाता है आपके पास, कि आप इसको सेल करेंगे। तो ये आपके पास इन्वेंटरी में लिखा जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपका बिज़नेस इस तरह का है कि आप मार्कर सेल करते हैं, तो वो मार्कर आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेंटरी। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस मार्कर की जो कॉस्ट है, सपोज़ आपने ये मार्कर परचेज़ किया ₹50 का, तो ये मार्कर ₹50 से बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इन्वेंटरी के अगेंस्ट। सपोज़ कर लें 2 मार्कर्स हैं, तो 2 मार्कर्स की कॉस्ट कितनी लिखी होगी? 100। अब इसमें से अगर 1 मार्कर सेल हो जाता है, तो इस 100 में से 50 माइनस हो जाएगा। तो उसने यहाँ ये वाली बात की हुई है कि उस वक़्त तक प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट रहेगा जब तक कि ये सेल नहीं हो जाता। अब जैसे ही सेल हुआ, ये इनकम स्टेटमेंट में एक मार्कर जो है वो सेल प्राइस के साथ रिपोर्ट हो जाएगा और साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लिखा जाएगा। तो जो सेल प्राइस इसकी है
वो सपोज़ हम कहते हैं कि 50 का मार्कर हमने 70 में सेल कर दिया, तो 70 रुपए हमारे लिखे जाएँगे सेल प्राइस में और 50 रुपए लिखे जाएँगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये 50 हमारे पास जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। अब देखा जाए तो डिटैच हो गया ना, 2 मार्कर्स बैलेंस शीट में 50-50 के 100 की टोटल वर्थ के साथ रिपोर्ट हो रहे थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ इक्वल टू 100। अब उसमें से जैसे ही एक मार्कर सेल होता है तो एक 50 का पार्ट डिटैच हो जाता है, अलहदा हो जाता है और जाकर इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से रिपोर्ट हो जाता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात उसने की है एट व्हिच टाइम द कॉस्ट बिकम एक्सपेंस। ये भी आप लोगों ने अकाउंटिंग में होपफुली पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जैसे ही ये मार्कर सेल होता है, ये बैलेंस शीट से हमने कहा इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से लिखा जाता है। तो जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता, तो उस वक़्त ये एक्सपेंस बन जाता क्योंकि किसी भी आउटफ्लो ऑफ मनी के एक्सपेंस बनने के लिए ज़रूरी था कि उससे इंटेंशन रेवेन्यू जनरेट करना हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, एक्सपेंस की डेफिनिशन क्या थी? कि हर आउटफ्लो ऑफ मनी जो अभी हो रहा है या आगे हो, उस आउटफ्लो ऑफ मनी का ऑब्जेक्टिव, उस आउटफ्लो ऑफ मनी से इंटेंशन रेवेन्यू जनरेट करना हो, सेल जनरेट करना हो। अगर उससे ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन सेल जनरेट करना नहीं है, तो हम उसे बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह लीजिए कि किसी को चाय पिलाते अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए, उसे बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो चाय बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है, रादर आपका पर्सनल एक्सपेंस हो सकता है। लेकिन अगर उसी चाय से आपने कह लीजिए कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना था, कस्टमर को रिटेन करना था, कस्टमर को बिज़नेस में कह लीजिए कि आपने ऐड करना था, तो वो चाय का एक्सपेंस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकता है बिज़नेस का। अब ये जो मार्कर था, ये सेल करना ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना था। ये मार्कर कस्टमर को इसलिए आपने प्रोवाइड किया कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो। वो रेवेन्यू क्या है? 70 रुपए। तो प्लीज़ यहाँ जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके साथ पहली बात तो ये थी कि होती क्या है कि जब से आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू किया है और उस टाइम तक जब तक वो यूनिट आपका कंप्लीट ना हो जाए, जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। अनलेस एंड अनटिल के वो यूनिट आपका मैन्युफैक्चर ना हो जाए। इसी तरह एक्विजिशन कॉस्ट हो सकती है कि आप कहीं से कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं। आप सपोज़ कर लीजिए जापान से मशीनरी मंगवाते हैं, तो एक तो उसकी परचेज़ प्राइस हो गई। दूसरी उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन इन, थर्ड उसकी जो इंश्योरेंस होगी, फोर्थ उसकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होगी या जो इंजीनियर्स को आपने उसकी सुपरविज़न की कॉस्ट पे की है कि वो आपको रेकमेंड करे, आपको सजेस्ट करे कि ये प्लांट किस तरह से इंस्टॉल होना चाहिए, तो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो ये सारे आपके किसके पार्ट बन जाते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट के। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कहलाती है जो हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे पास एडमिन एक्सपेंस होते हैं या जनरल एक्सपेंस होते हैं। यानी कि एक टाइम पीरियड में जो अकर हो रही होती है। अब टाइम पीरियड का मतलब है यहाँ पर जो इनकम स्टेटमेंट का पीरियड आपके पास होता है। इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम पीरियड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट जो यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आकर होती है, पीरियड कॉस्ट उन्हीं यूनिट्स को अगर जो सेल करने के लिए हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ती है, उसको हम पीरियड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीरियड कॉस्ट जिस पीरियड में इनकर होती है, उसी पीरियड में एक्सपेंस हो जाती है। जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कि जिस पीरियड में इनकर हुई है, उसी में एक्सपेंस हो जाए। प्रोडक्ट कॉस्ट हो सकता है कि मार्कर आपने परचेज किए हों 2021 में, सेल हो रहे हों 2022 में, तो इनकर हुई प्रोडक्ट कॉस्ट 2021 में और जब मार्कर सेल हो रहे हैं वो कौन सा ईयर है? 2022। तो तब जाके एक्सपेंस होने जब वो सेल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो यही शो कर रहा है।
और सेकंड वाले हमने ये लिखा हुआ है कि पीरियड कॉस्ट जिस पीरियड में अकर होती है उसी में एक्सपेंस हो जाती है। एग्जाम्पल हमने दे दी, मार्केटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंसेस की एग्जांपल ले लें, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो सारे पीरियड कॉस्ट के एग्जांपल है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखे जाते हैं। अब थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर है वो एक्सपेंसेस है, जिसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर कहते हैं एक्सपेंसेस आर द कंजम्पशन ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अब देखें यहाँ उसने बात की एसेट्स के पर्सपेक्टिव में, एसेट्स के लिए भी तो आउटले ऑफ मनी होगा, तो वो उस पर्सपेक्टिव में बात कर लिए, यानी कि एसेट्स का जो एक्सपायर्ड पोर्शन होता है वो एक्सपेंस है। अगर इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझें, एसेट्स का जो एक्सपायर्ड पोर्शन होगा, जो कंज्यूम्ड पार्ट होगा, वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन कंडीशन है, उस उन एसेट्स के एक्सपायर होने की रीजन, उन एसेट्स के कंज्यूम करने की रीजन या ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर एसेट्स का कंज्यूम करना जनरेटिंग द रेवेन्यू है तो वो एक्सपेंस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, अगर एसेट्स की कंजम्पशन के पीछे पर्पस या ऑब्जेक्टिव है कि रेवेन्यू जनरेट हो तो वो एक्सपेंस कहलाता है। अगर एसेट्स की कंजम्पशन के पीछे रेवेन्यू जनरेट करना मकसद ना हो, अगर ये पर्पस ना हो, तो फिर हम उसे एक्सपेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स आपके वैसे ही पड़े हुए एक्सपायर हो गए, आपने उन्हें प्रॉपरली यूज नहीं किया, तो ये नेग्लिजेंस है, ये लॉस होगा, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक्सपेंस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी को कहेंगे कि जिससे रेवेन्यू जनरेट करना ऑब्जेक्टिव हो। तो इसलिए जैसे इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री जब तक आपने यूज नहीं की, कंज्यूम नहीं की, उस वक्त तक ये इन्वेंट्री आपका एसेट लिखा गया बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स में आपने इस इन्वेंट्री को रिपोर्ट किया और ये आपका एसेट था। लेकिन जैसे ही ये इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई, यानी कि सेल हो गई, और उससे के पीछे ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये एक्सपेंस बन गई सीजीएस के नाम से। इसी तरह आप कोई और एसेट की एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्डिंग आपके पास है, फर्नीचर आपके पास है, अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहे तो वो एसेट्स की फॉर्म में वहां रिपोर्ट हो रहे हैं, बिल्डिंग के नाम से, फर्नीचर के नाम से। जैसे जैसे वो उस एसेट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, फर्नीचर को यूज कर रहे हैं, और उस फर्नीचर को यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना हो। आपका सेल्स स्टाफ है, वो फर्नीचर को यूज करता है, वो कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट को यूज करते हैं। उन इक्विपमेंट को, फर्नीचर को, उस चेयर को यूज करने की इंटेंशन क्या होती है कि बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसलिए हम उस चेयर का यूज होना, उस टेबल का यूज होना, उस इक्विपमेंट का या कंप्यूटर का यूज होना, उसे बिजनेस का एक्सपेंस कहते हैं। नाम क्या उसका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। तो नेम डिफरेंट हो सकते हैं बट है वो एक्सपेंस ही। अभी तक बेटा हमने ये बात की है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है, और एक्सपेंसेस क्या है। फर्दर देखते हैं जी, हमें यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन में जो है वो शो करता है कि अगर कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर उसने रिपोर्ट की हुई है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। तो और उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास एक बैलेंस शीट भी है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी ना कि हमारे पास बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट को देखें तो वो कौन सी हो सकती है। तो बैलेंस शीट की बात कर लें जी। बैलेंस शीट में हमें इन्वेंटरी नजर आती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की। ये वही कॉस्ट है बेटा, सिर्फ क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो गई है, अप्रोच चेंज हो गई है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेंट्री एक कॉस्ट है जिसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ये बैलेंस शीट में लिखी जाती है। लेकिन यही प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट बन जाती है जब ये इन्वेंट्री सेल हो जाती है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इन्वेंट्री जब सेल हो जाती है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी।
और इसी तरह पीरियड कॉस्ट की एग्जांपल हमारे पास क्या थी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पीरियड कॉस्ट कहाँ पे होती है? इनकम स्टेटमेंट में। इसको ज़रा और कंसाइज़ करके या शॉर्ट करके डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रोडक्ट कॉस्ट लिखी जाती है बैलेंस शीट में, पीरियड कॉस्ट होती है इनकम स्टेटमेंट में। प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी एक्सपेंस हो जाती है किस नाम से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी। प्रोडक्ट कॉस्ट बैलेंस शीट में शो होती है किस नाम से? इन्वेंट्री के नाम से। उस इन्वेंट्री को हमने प्रोडक्ट कॉस्ट बोला है। उसी को इन्वेंटरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। इन्वेंट्री से वर्ड इन्वेंटरिएबल लिया गया है। तो इन्वेंटरिएबल कॉस्ट भी कह लेते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह लेते हैं। वो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री सेल होती है, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के नाम से लिखी जाती है। और पीरियड कॉस्ट क्या है? जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और ये आपको सिर्फ किस में मिलती है? इनकम स्टेटमेंट में। प्रोडक्ट कॉस्ट इनिशियली बैलेंस शीट में थी, फिर मूव कर गई किस में? इनकम स्टेटमेंट में। पीरियड कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में ही थी और इनकम स्टेटमेंट में ही रहती है। ये वही बात जो हम पहले कर रहे थे, बट क्लासिफिकेशन सिर्फ उसने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के नाम से कर दी है। अदरवाइज ये ना भी हम करते तो आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो चुका था। यही बात दोबारा हम मज़ीद देख लेते हैं जो पहले की है। हमने यही बात की ना कि बैलेंस शीट में हमारे पास जो है ये मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी, ये देखें ब्लैक कलर से लिखी नज़र आ रही है। ये है आपके पास है प्रोडक्ट कॉस्ट। और इसी तरह जो कह लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास थी, वो हमारे पास थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीरियड कॉस्ट की एग्ज़ाम्पल थी। अब हमारे पास 2 तरह के बिज़नेसेस हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं मर्चेंडाइज़र, दूसरे हमारे पास होते हैं मैन्युफैक्चरर। हम बैलेंस शीट में जो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसको दोनों पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी प्रोडक्ट कॉस्ट की और पीरियड कॉस्ट की। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट की। प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने बात की है कि हमारे पास दोनों सेटअप में मिल सकती है। या तो बिजनेस मर्चेंडाइजर हो सकता है ट्रेडिंग कंसर्न, या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है। तो दोनों में इन्वेंट्री बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। मर्चेंडाइजर आपको पता है वो होता है जो इन्वेंट्री बाय करता है, जो जो गुड्स को बाय करता है और उनकी फॉर्म को चेंज किए बगैर, उनकी शेप को चेंज किए बगैर, इन पे किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किए बगैर फर्दर उसी तरह सेल कर देता है। आपने मार्कर परचेज किया, मार्कर की फॉर्म चेंज किए बगैर, उसकी शेप चेंज किए बगैर उसको उसी तरह एज इट इज आगे सेल कर दिया, तो वो आपके लिए इन्वेंट्री कहला रही है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर का सेटअप भी हो सकता है, उसकी बैलेंस शीट में भी इन्वेंट्री हो सकती है। दोनों में देखा जाए, मर्चेंडाइज़र में भी इन्वेंट्री का नेम आता है और मैन्युफैक्चरर में भी इन्वेंट्री का नेम आता है, लेकिन डिफरेंस होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री की फॉर्म चेंज कर देता है, जबकि मर्चेंडाइज़र इन्वेंट्री की फॉर्म चेंज नहीं करता। वो एज़ इट इज़, जैसे वन साइड से बाय करता है, सेकंड साइड को सिर्फ सेल कर देता है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर की जो इन्वेंट्री है, वो 3 तरह की हो सकती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट को देखेंगे, उसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इन्वेंट्री की, वो 3 कैटेगरी की हो सकती है। जबकि जो मर्चेंडाइज़र होगा, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आपको एक ही हेड में लिखी नज़र आएगी, जिसका नाम सिर्फ़ इन्वेंट्री होगा, उसकी फर्दर आगे क्लासिफ़िकेशन नहीं होगी। तो मैन्युफैक्चरर की बात हम कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर में हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती है या 3 कैटेगरी की हो सकती है। तो ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, एक रॉ मटेरियल, दूसरी वर्क इन प्रोसेस और थर्ड हमारे पास है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? वो मटेरियल जिस पे अभी तक आपके बिज़नेस ने किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म नहीं किया, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। यानी कि अगर आपका बिज़नेस सपोज़ कर लीजिए कि गाड़ियों को असेंबल करने का है, तो जो टायर होगा, वो टायर आपके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। या कह लीजिए कि आपका बिज़नेस है कटिंग का, तो जितना भी स्टफ़ आपके पास वो क्लॉथ का आ रहा होगा, वो सारे का सारा आपके पास रॉ मटेरियल होगा। यानी कि आपके बिज़नेस ने
जो आपका अपना रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, वो परफॉर्म नहीं किए, तो उस वक़्त तक वो आपके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। कटिंग करना शुरू कर दी, तो वो रॉ मटेरियल नहीं कहलाएगा। इसी तरह आपने असेंबली करना शुरू कर दी, गाड़ियों के पार्ट्स को असेंबल करना शुरू कर दिया, तो वो रॉ मटेरियल नहीं कहलाएँगे। तो रॉ मटेरियल मीन कि जो आपके बिज़नेस के अपने ऑपरेशंस हैं, जो आपके बिज़नेस का अपना प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, वो अभी तक आपने परफ़ॉर्म नहीं किया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि किसी एक बिज़नेस की फाइनल आउटपुट दूसरे बिज़नेस के लिए जो है वो एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकती है। टायर की बात हम कर रहे थे। टायर हो सकता है किसी ऐसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, योकोहामा की एग्ज़ाम्पल ले लें। योकोहामा के लिए में भी जो टायर है वो फिनिश गुड्स हों, वो फाइनल प्रोडक्ट हों। लेकिन वही टायर किसी अ, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि जिसमें गाड़ियों को सिर्फ़ असेंबल करना हो, तो असेंबली प्लांट में वो आपके लिए रॉ मटेरियल कंसिडर होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस ऐसा मटेरियल होता है, ऐसी इन्वेंटरी होती है जो पार्शियली कंप्लीट हुई होती है। यानी कि उसपे कुछ ना कुछ मटेरियल अप्लाई हो चुका होगा, या कुछ ना कुछ लेबर ने काम कर लिया होगा, या कुछ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने कहा रिपेयर है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, या कोई सुपरविजन की कॉस्ट है। जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फैक्ट्री मीन जहाँ पर प्रोडक्शन होना है, तो उसके भी एक्सपेंस होते हैं। तो या तो ये तीनों पार्शियली कंप्लीट हो चुके होंगे, पार्शियली कंप्लीट का मतलब है पार्शियली काम हुआ होगा, या कह लीजिए तीनों में से किसी एक का काम हुआ होगा। आपके पास वुडन पीसेस पड़े थे रॉ मटेरियल में, आपने उसको कट करके चेयर्स, टेबल्स बनाने हैं, तो वो जो वुडन पीसेस आपके पास हैं वो रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर आपने उसकी सिर्फ कटिंग कर दी है अभी, तो वो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएँगे। जब तक कटिंग नहीं हुई थी, आपके ऑपरेशंस इस पे अप्लाई नहीं हुए थे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पे स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जब तक नहीं हुआ था ये रॉ मटेरियल था। जैसे ही आपके अपने ऑपरेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं इस पे अप्लाई होना शुरू हुए, इस पे कह लीजिए कि चार्ज होना शुरू हुए, तो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल। तो ये आपको सेकंड टाइप की इन्वेंटरी मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बैलेंस शीट में। थर्ड हमारे पास होते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमारे पास होती हैं जो हर पर्सपेक्टिव से, हर लिहाज से कंप्लीट हो चुकी हो। यानी कि जितना मटेरियल अप्लाई होना था, जो मटेरियल जिस फॉर्म में कट होना था, जिस फॉर्म में उसने कह लिए कि कन्वर्ट होना था वो हो गया। जितना लेबर ने काम करना था वो सारा कर लिया। फैक्ट्री में फर्दर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फर्दर प्रोडक्शन में, फर्दर इसकी फ़ॉर्म चेंज करने में। अभी ये इस फ़ॉर्म में आ गया है कि हम कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा काम अगर मार्कर को प्रोड्यूस करना था, तो हमारे पास प्लास्टिक आए होंगे, हमारे पास कॉटन के जो है वो जो है थम्ब्स के आए होंगे, या इसके रिलेटेड और जो आइटम रिक्वायर्ड थी इस मार्कर को प्रोड्यूस करने में, वो सारी चीज़ें आई होंगी। तो उस वक़्त तक वो रॉ मटेरियल था। फिर इसको जब इस पे काम करना शुरू कर दिया, ये वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। जब ये फाइनल इस फॉर्म में आ गया कि कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हैं, तो ये फिनिश गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी स्टेज पे चेक करेंगे तो मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट में आपको जो इन्वेंटरी है, उसमें ये 3 कैटेगरीज़ नज़र आएँगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। जबकि जो मर्चेंडाइज़र जिसे ट्रेडिंग कंसर्न हम कहते हैं, उसकी बैलेंस शीट में जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो आपको एक ही फॉर्म में नज़र आ रही होगी, और वो उसकी फिनिश गुड्स ही होती हैं। वो उसकी फाइनल प्रोडक्ट ही होती है, क्योंकि उसमें कोई वो चेंज नहीं लाता। तो ख़ैर यहाँ बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडिंग कंसर्न की बैलेंस शीट में प्रोडक्ट कॉस्ट हमें कैसे मिल सकती है। अ, ये आगे प्रोडक्शन के प्रोसेसेस डिफरेंट बिज़नेसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। इसको आगे चलकर हमारा जब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग हम डिस्कस करेंगे जी, तो वहाँ मैं इन चीज़ों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा जी। अ, अभी थोड़ी देर पहले हम बात जो कर रहे थे कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जो 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो 3 कंपोनेंट क्या थे? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने ये तीनों मेंशन कर दिए कि कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर मैन्युफैक्चर करनी है, हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट की। उसी प्रोडक्ट कॉस्ट की अब हमने
कैटेगरी चेंज कर दी है, क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। क्लासिफिकेशन का नेम क्या रख दिया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा ये वही प्रोडक्ट कॉस्ट ही है, सिर्फ इसको एक नेम और तरह से साइन कर दिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकर होती है, किसको मैन्युफैक्चर करने में? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो अगर उसके ऑपरेशंस के हवाले से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अगर इसी को प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट है। चीज़ ये वही है। अच्छा, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में हमें क्या है? तीनों कॉस्ट को बेयर करना होता है। सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और थर्ड हमारे पास क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वन बाय वन देखते हैं जी ये क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट मटेरियल बेटा वो कॉस्ट होती है हमारी जो किसी भी प्रोडक्ट में इजीली ट्रेस हो जाए, और उस कॉस्ट को ट्रेस करने में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर ना करनी पड़ रही हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये वो मटेरियल होता है जो किसी भी प्रोडक्ट में आप इजीली ट्रेस कर लें। फर्नीचर में आप री ज़रा सोचें, क्या होगा? फर्नीचर में हमारे पास वुड जो है, वो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। इसी तरह एक वॉल है, दीवार है, उसमें जो ब्रिक्स हैं, उसमें जो कह लीजिए कि अगर आपने कोई और ऐसा कोई कंक्रीट यूज़ किया हुआ है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इसी तरह चेयर में देख लें, चेयर में हमारे पास आपको जो है वो जो रेक्सीन है, वो भी नज़र आ सकती है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह उसमें जो कुशन यूज़ हुए होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। उसमें जो वुड यूज़ हुई होती है वो उसमें डायरेक्ट मटेरियल है। तो एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकते हैं। तो हम किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो ईज़िली, कन्वीनिएंटली आप ट्रेस कर सकें किसी भी प्रोडक्ट में। जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है किसी प्रोडक्ट पे, तो जो आपको मटेरियल वहाँ नज़र आता है, वो कौन-सा होता है? डायरेक्ट मटेरियल। जैसा कि अभी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक गाड़ी शो हो रही है। इस गाड़ी में देखा जाए तो हमें क्या चीज़ सबसे पहले नज़र आती है? ज़रा सोचें जी। ले जी, आंसर भी आपके सामने आ गया है। जो इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में स्टील यूज़ हुआ है, वो हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल की एग्ज़ाम्पल। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए हमारे पास टायर नज़र आ रहे हैं, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह हमें यहाँ पर कह लीजिए कि ये इसके ग्लास नज़र आ रहे हैं, ये भी इसका डायरेक्ट मटेरियल है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि किसी भी प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ भी वही केस है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर क्या है? जो टच लेबर होती है, जो किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जो डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी किसी फैक्ट्री को विज़िट करें, तो जो इंडिविजुअल्स या जो एम्प्लॉइज़ डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, जो कटिंग कर रहे हों, जो स्टिचिंग कर रहे हों, जो कह लीजिए कि डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व हों, अगर फैब्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो जो डायरेक्टली कह लीजिए कि काम कर रहे हों, आप किसी फैक्ट्री को विज़िट करें, तो जो आपको नज़र आ रहे थे वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन हो सकता है ना कि कोई ऐसी लेबर भी हो, जो आपको डायरेक्टली काम करती नज़र ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्ड हो सकते हैं, तो गार्ड डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें हम डायरेक्ट लेबर नहीं कह सकते, उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात करते हैं, जिसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस का नेम भी दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3 तरह के हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 चीज़ें थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कौन-सा था? जो डायरेक्टली या कन्वीनिएंटली ट्रेस हो सकता हो किसी भी प्रोडक्ट से। और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन-सा होता है? जो ईज़िली या कन्वीनिएंटली ट्रेस ना हो सकता हो किसी भी प्रोडक्ट से, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है?
अगर फर्नीचर की एग्जांपल है तो उसमें जो ग्लू यूज़ हुआ होता है, उसमें जो नेल यूज़ हुए होते हैं, कील वगैरह, वो सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह जो हम चेयर को बनाने में स्क्रू यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन स्क्रू का यूज़ करना जो है इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो ये इसी तरह जो कह लीजिए, अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें, तो गाड़ी में भी डिफरेंट छोटे-छोटे जो कह लें स्क्रू यूज़ हो रहे होते हैं इनर साइड्स पर, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो उसकी इनडायरेक्ट मटेरियल की वो कंपोज़िशन में यूज़ होते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, कि किसे हमने कहा है लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाइज़ हो सकती हैं जो ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में यूज़ होती हैं। तो सिंपली जो डायरेक्टली ट्रेस हो जाए वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो इजीली ट्रेस हो जाए वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो इजीली ट्रेस ना हो सके वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा होता है ना, यूज़ डायरेक्टली तो नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है ताकि वो डायरेक्ट मटेरियल आपका अप्लाई हो सके या डायरेक्ट मटेरियल आपका फॉर्मेशन में एक्चुअल फॉर्म में आ सके। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा इनडायरेक्ट मटेरियल का रिकॉर्ड जो है वो ट्रेस तो कर ले। हमने यही बात की ना कि जो ट्रेसेबल हो वो डायरेक्ट है, जो ट्रेसेबल ना हो वो इनडायरेक्ट है। तो कोई हो सकता है कि ऐसा कि जी मैं ट्रेस करके दिखा देता हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल। भाई वो ट्रेस तो कर लेगा लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। तो मे बी उस कॉस्ट को ट्रेस करने के लिए, उस इनडायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट को ट्रेस करने के लिए जो कॉस्ट बियर करें वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो ईज़िली ट्रेस हो जाए वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो ईज़िली ट्रेस ना हो वो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी इनडायरेक्ट लेबर। जैसे कि हमने बात की, जो टच लेबर होती है वो डायरेक्ट लेबर है, और जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है वो इनडायरेक्ट लेबर है। आपके पास एग्जांपल वो वाले वर्कर्स हो सकते हैं जो मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैनिटर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, या इसी तरह जो है वो मटीरियल हैंडलर हो सकता है, स्टोर कीपर हो सकता है। ये सारे आपके पास किस एग्जांपल हैं जी? इनडायरेक्ट लेबर की। आप देखें ना कि डायरेक्ट लेबर क्या है? जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जो यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। आप मूव करेंगे डायरेक्ट नज़र आ जाएगी, ये डायरेक्ट लेबर है जी, टच लेबर कहते हैं ना उसे। और थर्ड कैटेगरी कौन-सी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में? जो कि अदर एक्सपेंस है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल में भी ना आए और इनडायरेक्ट लेबर में भी ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन उसकी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंश्योरेंस है, यूटिलिटीज़ हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैं। ये सारे एक्सपेंस किसके आ जाते हैं? अदर कॉस्ट में। अदर कौन-सी? अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहलाती हैं। इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। तो आज के सेशन में जी यहीं तक हम जस्ट कह लीजिए कि कवर करते हैं, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इंशाअल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे जी। तो इसे जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप पॉज़ करके या रीड करके समझें, ना समझ आए तो आप मुझसे वॉइस नोट की फॉर्म में भी क्वेश्चंस जो है वो पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं एड्रेस करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।